नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की तमाम खबरें विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश के रेड जोन में भी कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, नगरीय निकाय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब मिलेगी। उज्जैन, इंदौर के शहरी क्षेत्रों में दुकान नहीं खुलेगी। तो मध्य प्रदेश के रेड जोन में कल से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। नगरीय निकाय के इलाकों को छोड़कर बाकी तमाम जगहों के ऊपर शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुल सकेंगी शराब की दुकानें। उज्जैन, इंदौर, शहरी क्षेत्रों में यहां दुकान नहीं खुल पाएगी। ग्रामीण इलाकों में छूट रहेगी। और सीधे हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया का रुख करते हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बड़ी खबर है कि शराब की दुकानें रेड जोन में भी खुलेंगी। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात किया तो शराब की दुकान खोलने का फैसला जो है सरकार ने पहले भी लिया था और लॉकडाउन 3 के मद्देनजर सरकार के जो थे ग्रीन जोन के एरिया, वहाँ पर लगभग दुकानें खोली गई थी। पर लेकिन मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे थे जिनको रेड जोन के दायरे में शामिल किया गया था। लिहाजा उन जिलों को लेकर एक असमंजस की स्थिति बरकरार थी और ऐसे में आज जो है प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो रेड जोन वाले जिले हैं, खासकर अगर बात की जाए यहाँ पर संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा था, उन जिलों में शराब की दुकान खोलने को लेकर रियायत दी गई है। इंदौर, उज्जैन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगे। पूरे जिले को रेड जोन के दायरे में रखा गया है। लिहाजा यहाँ पर भी अब शराब की दुकानें खुलेंगी, पर शहरी क्षेत्र की सीमा में शराब की दुकान को नहीं खोला जाएगा। जो आदेश वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी किए गए उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि शहरी क्षेत्र के अलावा इंदौर और उज्जैन में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि ये निर्णय कलेक्टर को लेना है, पर इसके बावजूद अगर बात करें तो दूसरे जो रेड जोन के जो जिले थे, जिनमें भोपाल की बात की जाए या फिर बुरहानपुर की बात की जाए, खंडवा, देवास, धार, कुची, ये वो जिले थे जिनको रेड जोन में शामिल किया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मंदसौर, नीमच की भी बात करें तो यहाँ पर नगर निगम और नगर पालिका, नगरीय निकाय के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के क्षेत्र में अब शराब की दुकान खोली जा सकेगी। सरकार का एक बड़ा फैसला है। लिहाजा अगर बात करें तो भोपाल जिले में जहाँ पर नगरीय निकाय क्षेत्र को छोड़कर बाहर भी शराब की दुकानें बंद थी, अब वहाँ पर शराब की दुकानें मिल सकेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अब तक परमिशन दी गई थी। पर लेकिन भोपाल के अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे जो नगर पालिका थे, बैरसिया की बात करें तो वहाँ पर शराब की दुकान खोली जा सकेगी। लगभग इसी तरीके की रियायत जो है वो बाकी के प्रदेश के दूसरे रेड जोन के जो इलाके हैं, इंदौर और उज्जैन छोड़कर, वहां भी इस तरीके की रियायत दी गई है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि तमाम उन जगहों के ऊपर लॉकडाउन 3 के दरमियान से शराब की दुकानें खोलने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा हिस्सा एक तरफ मांग भी कर रहा था, दूसरी तरफ इसे लेकर तरह तरह के विरोधों के बावजूद दुकान खोलने को लेकर या बंद करने को लेकर सियासत भी दिखी। अब लेकिन स्पष्ट है कि रेड जोन में भी दुकानें खुलेंगी। केवल शहरी सीमाओं को छोड़कर रेड जोन की बाकी तमाम जगह शराब की दुकानें ओपन की जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा इन सब के बीच बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में अब तक 5,465 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 252 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,630 मरीज महामारी से मुकाबला कर स्वस्थ हैं। इंदौर की बात करें, यहां एक दिन में 72 केस मिलाकर कुल 2,637 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 39 मरीजों की छुट्टी के बाद ठीक होने वालों की तादाद 1158 हो चुकी है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 59 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1046 हो गई, जबकि 632 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राजधानी में कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या 203 हो गई है। उज्जैन की बात करें, यहाँ 362 मरीज हैं, जिनमें से 172 स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबलपुर में अब तक 184 मरीज मिले हैं, इनमें से 101 लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए हैं। बैतूल में एक ही दिन में 6 मरीज मिले, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8 हो गई। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मुरैना में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिले, यहां संक्रमितों का आंकड़ा 36 हो गया। टीकमगढ़ में कोरोना का तीसरा मरीज मिल गया। प्रशासन ने सभी रास्तों को सील कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज 9 मई को इंदौर से टीकमगढ़ आया था। शिवराज सिंह चौहान जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारा इंदौर शहर में अरविंदों में निःशुल्क इलाज करवाया
और हमको स्वस्थ करके हमारे घर पहुँचा। और शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, उनकी पुष्टि हो गई है और फिलहाल उनको इस स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। अलग से वार्ड बनाया गया है 6 लोगों के लिए और उनके जो संबंधित हैं वो हॉस्टल में ही रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है ताकि फिर उनको होम क्वारंटाइन किया जा सके। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना से अछूते रहे जिले रेड जोन में आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की आशंका जताई। उन्होंने कहा, खंडवा जैसे जिलों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के चलते संक्रमण फैलने की आशंका है। हालांकि दावा यह कि ऐसे जिलों में संक्रमण पर फौरन काबू पाने के लिए पहले से तैयारी की गई। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आने से संक्रमण भी फैल सकता है और जरूरी नहीं कि ऐसी स्थिति बने ही, लेकिन फिर भी सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिलों को संभाला जा चुका है। कोशिश यह है कि अब यहां कोरोना से कोई मौत ना हो। भोपाल को, इंदौर को, उज्जैन को हमने संभाल लिया है पूरी तरह से। अब खंडवा जैसे नई जगह निकल रही है या जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई लौट रहे हैं वो ऐसी संक्रमित क्षेत्रों से लौट रहे हैं जो बॉम्बे है, अहमदाबाद है, कि उनकी वजह से कोई ना कोई एक जंप आने का हम आशंका मानते हैं। अगर वो आशंका हमारी निराधार भी हो सकती है और आधार भी हो सकती है, लेकिन इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ वो आ रहे हैं वहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी बनवा रहे हैं और वहाँ पर हम पूरे जिला कलेक्टरों से बात करके सावधानियाँ भी बरत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, जिसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी नहीं करने का बड़ा फैसला किया। शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मंत्र के बाद अब विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र में ग्लोबल टेंडर जारी नहीं होगा। भारत में बनने वाले उपकरणों को खरीदना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोरोना को लेकर राहत कार्यों के बारे में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर की राशि में बढ़ोतरी की गई है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई। केंद्र से मध्य प्रदेश को मनरेगा के लिए 11,390 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके बाहर राज्यों से लौट रहे मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। जो बाहरी मजदूर हैं, मनरेगा के तहत मंदिर, गौशाला, सरोवर, मंदिर के उद्यान बनाने की शुरुआत की जाएगी। गौशालाओं पर मध्य प्रदेश सरकार का विशेष फोकस रहेगा। हर पंचायत में गौशाला हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह 22 मई को बेरोजगारों को रोजगार देने कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के उठाए कदमों का पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि सरकार जनता की सेवा के लिए है। इन प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक अभियान चलाएगी, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। 22 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ भोपाल से करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 1 जून से 200 और ट्रेनें चलेंगी। रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। बुकिंग केवल ऑनलाइन हो पाएगी। ये 200 ट्रेन सेकंड क्लास वाली होंगी। तो 200 ट्रेनें सेकंड क्लास वाली चलाने का ऐलान किया जा रहा है। जून के महीने से इनकी शुरुआत होगी। बुकिंग केवल ऑनलाइन हो पाएगी। 1 जून से 200 और ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। तो 1 जून से 200 और ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। 200 ट्रेनें होंगी जो कि सेकंड क्लास की होंगी। बुकिंग केवल ऑनलाइन की जा सकेगी। नॉन एसी ट्रेनें बताई जा रही हैं कि नॉन एसी ट्रेनें होंगी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोग जो प्रदेश में लौटना चाहते हैं, जो यहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, उन सब के लिए ये बड़ी खबर है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए वो बुक करा सकते हैं टिकट को और कंफर्म टिकट मिलने पर ही यात्रा कर सकते हैं। 1 जून से 200 और ट्रेनें चलेंगी। रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का ऐलान हुआ है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। केंद्र ने यह लक्ष्य साल 2024 की जगह 2023 तक पूरा करने का एक निर्देश दिया है। लिहाजा योजना का पुनर्निर्धारण कर मिशन मोड में काम शुरू होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, मिशन के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इतनी राशि राज्य सरकार भी मिलाएगी। इस बार मध्य प्रदेश को लगभग 6500 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत दिए जाएंगे। मनरेगा में 65% राशि जल संबंधी कार्यों के लिए खर्च की जानी चाहिए। कुछ राशि का प्रयोग जल जीवन मिशन के लिए किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू की गई किसान कर्जमाफी योजना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस योजना में बड़ा घोटाला होने का अंदेशा जताने के बाद इस पर जो बयान दिया तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर कोर्ट तक जाने की बात की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि प्रदेश में किसान कर्जमाफी का तीसरा चरण शुरू करने का आदेश वो सरकार को दे। लेकिन कर्जमाफी में घोटाला और गड़बड़ी की आशंका जताकर कर्जमाफी योजना को रोकने की भूमिका बनाए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, 2 लाख की कर्ज माफी कर दी। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा झूठ, या ये कहे कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया। पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए जाने पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने पूछा कि अगर बीजेपी कमलनाथ और नकुलनाथ को लापता बता रही है तो ये भी बताए कि महामारी के दौरान खुद सीएम शिवराज कितनी बार बुधनी गए। सलूजा ने पूछा कि बीजेपी बताए कि उसने कितने केंद्रीय मंत्री अपने इलाकों में देखे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ को गुमशुदा बताया था। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कमलनाथ और नकुलनाथ को ढूंढ कर लाने वाले को 21,000 नगद इनाम देने का वायदा किया था। कांग्रेस ने थाने में शिकायत कर इस पर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की है। जिले की 20 लाख आबादी की यह मांग है, यह निराशा है कि उनका सांसद, उनके विधायक इस विपदा की घड़ी में उनके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है, जनता की पीड़ा है, ये पीड़ा निकल के सामने आ रही है। कुछ असामाजिक तत्वों ने जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं कि सांसद और हमारे विधायक जी लापता हैं। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाया जा सकता, तो सभी कमलनाथ जी की बात करें, नकुलनाथ जी की बात करें, अपने क्षेत्र की जनता से सतत संपर्क में, डिजिटल माध्यम से लेकर टेलीफोन के माध्यम से सतत संपर्क में। और शिवराज जी से भी पूछ लो कि बुधनी कितनी बार गए और प्रदेश में 5-5 केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्रों में कितनी बार गए, जरा उनसे भी पूछ लो। और तो और जो भी नए नवेले भाजपा नेता जो शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के, वो तो अभी ग्वालियर के अंदर कल 7 मौतें हो गई और वो तो कहते थे कि 300 सालों का नाता है हमारे क्षेत्र से ग्वालियर से, तो वो तो 300 किलोमीटर दूर बैठ के भी नहीं आ पाए, वो तो 300 किलोमीटर दूर बैठ के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो जरा ये सवाल उनसे भी पूछ लो और इस तरह के बचकाना आरोपों से बचना चाहिए। ग्वालियर में हिंदू सभा की तरफ से नाथूराम गोडसे का जन्म दिवस मनाए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। मामले में कांग्रेस प्रदेश सरकार और बीजेपी को घेरने में जुट गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिंदू महासभा के कार्यालय में बाकायदा 101 दीप जलाकर गोडसे की पूजा की गई। हिंदू महासभा का तर्क है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। बीजेपी जहां अब इस मामले में दबी जुबान से विरोध कर रही है, तो कांग्रेस ने खुलकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वैसे इसके पहले गोडसे की प्रतिमा अपने दफ्तर में स्थापित कर हिंदू महासभा संगठन
कई बार चर्चा में आ चुका है। संगठन ने उसे गोडसे मंदिर का नाम तक दिया। हालांकि जमकर बवाल के बाद प्रशासन ने गोडसे की प्रतिमा को जब्त कर लिया था। नाथुराम गौडसे जी की आज 111वीं जयंती है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज पूरे हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं के, राष्ट्रवादियों के घरों में जो है नाथुराम गौडसे जी की जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का सम्मान करती है, उनके विचारों का सम्मान करती है, ठीक है ना। और निश्चित तौर पर इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र के लिए कोई भी कट्टरवादी, कोई भी अलगाववादी बात यदि होती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र संविधान के खिलाफ है। भाजपा शासन में इससे पहले भी यहाँ ग्वालियर में गौडसे का मंदिर बनाने की इन लोगों ने कोशिश की थी। अब फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद गौडसे को महिमा मंडन करना भाजपा से जुड़े लोगों ने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल अंचल की 16 सीटों पर बीजेपी के विस्तारकों को तैनात किया। ये विस्तारक मूलतः आरएसएस के हैं, जो अब उपचुनाव में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी दिलाने में अपना रोल अदा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि आरएसएस उनका मातृ संगठन है, इसीलिए वो समय समय पर चुनाव में काम करता रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें बीजेपी के विस्तारकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव की तैयारी का अगर विषय हो तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस समय अपनी सामाजिक भूमिका को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। हमने एज अ यूनिट 3.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों तक अपनी सहायता को पहुंचाया है और कांग्रेस के जो 15 माह के भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और अत्याचार थे वो जनता को याद है और सबका बदला जनता चुन चुनकर इन चुनावों में लेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 24 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 22 सीटें कम से कम कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि ये जो छल कपट की राजनीति कर भाजपा ने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार गिराने का कुकृत्य किया है। ये लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या क्या कहकर वोट मांगेंगे कि हमने आपके मत को बेच दिया, अब आप हमको पुनः वोट दो जिससे हम फिर से बेच सकें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर टिकट के दावेदार अपने अपने स्तर पर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मेल मुलाकातों के जरिए नेता दावेदारी जता रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट से पिछला चुनाव हार चुके पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद सूबेदार सिंह ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। सूबेदार सिंह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खास समर्थक माने जाते हैं। इस बार भी उनका दावा जौरा से काफी मजबूत है। बीजेपी के सामने सीट पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के परिजन को टिकट देने का दबाव है। वहीं पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार भी इस सीट से दावा कर रहे हैं। तो एक व्यक्तिगत काम से भोपाल आया था और ये भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता का मंदिर होता है, इस उद्देश्य से मैं कार्यालय में आया। बाकी चुनाव से के बारे में कोई चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की जांच कराने के मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। कहा कि कोरोना संकट काल में जांच की बातें हास्यास्पद हैं, लेकिन फिर भी जांच करना है तो करा लें। बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के मंत्री जो आज भी मंत्री हैं, क्या उनके विभागों की भी जांच करेंगे। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए नए नए प्रपंच रच रहे हैं। ये सब चीजें वो हैं जो एक डर, उनको डर है कि चुनाव में जीत नहीं पाएंगे ऐसे। इसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 2 महीने से कोरोना ही चल रहा है और लॉकडाउन चल रहे हैं, उसमें ये बात करना हास्यास्पद है। लेकिन इनको कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 2 मिनिस्टर तो वो हैं जो उसमें बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के ज़माने में थे, अच्छे डिपार्टमेंट थे। 6 मिनिस्टर बहुत अच्छे डिपार्टमेंट थे। तो क्या ही उनकी पीरियड की भी जांच कराएंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सिंह के चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ी झूठ की दुकान चला रहे हैं। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस झूठ में शामिल होकर एक और 11 बन गए। सज्जन सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान, जिसको मैं कहता हूं कि इसने सबसे बड़ी झूठ की दुकान खोल रखी है। एक और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़ गए हैं। एक और 11 हो गए झूठ बोलने स्टोर खोलने वाले। तो शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कागज निकलवा लीजिए विभाग से, एक तारीख गवाह है। योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं थी और ना ही कमलनाथ जी की योजना थी। ये माननीय नितिन गडकरी जी ने जो देश के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट लिए थे, उसमें चंबल एक्सप्रेस वे का डिक्लेरेशन माननीय नितिन गडकरी जी के दिमाग की उपज है कि चंबल एक्सप्रेस के वे के माध्यम से पूरे उस चंबल क्षेत्र के अंदर विकास का एक बड़ा रोड मैप उसके माध्यम से बनेगा। ये इसकी योजना उन्होंने बनाई थी, ये कमलनाथ जी की योजना नहीं थी। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग बाहर आ गए और थाने में हंगामा किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव तक शुरू कर दिया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के अपराध में यूसुफ कबाड़ी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। इस बात के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। लोगों को समझाइश देते हुए पीछे हटने के लिए कहा गया, लेकिन भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाई, हालात को काबू किया। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रावलिया क्षेत्र में पिछले शुक्रवार को यूसुफ नाम का व्यक्ति जो प्रकाश के बगीचे का रहने वाला है, उसके द्वारा कब्रिस्तान पर तकरीबन 50 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इस संबंध में इसके विरोध में FIR पंजीबद्ध की गई। आज इसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तो जब इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तो कुछ जो है ना वो इसके समर्थक थाने पर इसके संबंध में आ गए, तो जिन्हें वापस लेकर समझाइश देकर भेजा गया और इस संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।